यहाँ से भाई अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 71 तक कवर कर लिया था। आज के सेशन भाई हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 72 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 118 तक कवर करेंगे। और इस पूरे सीरीज़ में हम लोग एक क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 73, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करेंगे भाई, करीब 2 लेक्चर आपको कॉन्सेप्ट का मिलेगा, फिर हम लोग 3rd लेक्चर में इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भाई आपके पास ऑप्शंस में फॉर्मूला दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे भाई वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें फ्राडे लॉ का भी फॉर्मूला सेटिस्फाई हो और लेंज लॉ का भी फॉर्मूला एक तरीके से सेटिस्फाई हो। तो हम लोग को पता है भाई कि जो फ्राडे लॉ है ना, इसका फॉर्मूला क्या है कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो क्या है, E = N d∅/dt। अब क्योंकि भाई इसमें मेरे को लेंज लॉ को भी दिखाना है, तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि भाई जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसके कारण वो इंड्यूस्ड हो रहा है भाई उसको अपोज करेगा, यानी यहाँ पे हम लोग को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करना पड़ता है लेंज लॉ को, है ना। तो इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए भाई आपका यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 स्टेशनरी पैरेलल वायर, है ना। इसके लिए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट गेन किया था भाई, आपको याद होगा, है ना, कि भाई हम लोग के पास अगर 2 पैरेलल वायर है और दोनों पैरेलल वायर में अगर करंट फ्लो रहा भाई, है ना, इसमें भी केस बना था। फर्स्ट केस में अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। वही करंट का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो भाई यहाँ पे रिपल्सन होता था। तो यहाँ पे जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन हो रहा है भाई, इसका हम लोगों ने मैग्नीट्यूड को डिफाइन किया था, है ना। ये था आपका फोर्स का फॉर्मूला, यानी जो फोर्स है भाई अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके ऊपर, I1 I2 के ऊपर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है दोनों कंडक्टर के बीच में या फिर दोनों वायर के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको पढ़िए। देखिए फर्स्ट है, और किसके बारे में, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना भाई, फोर्स के बारे में बोल रहा है। तो फोर्स जो है फर्स्ट ऑप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ वायर। बिल्कुल सही बात है भाई, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस पे। सेकंड स्टेटमेंट, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच करंट। ये भी सही बात है कि भाई जो फोर्स होगा ये दोनों करंट के ऊपर डिपेंड करता है, I1 I2 के ऊपर। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, इट सेटिस्फाई न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो भाई देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सी के लिए काम करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं तो भाई हम लोग को पता है भाई यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई होगा या नहीं होगा, ये हम लोग देख रहे हैं भाई। तो हम लोग को पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या है कि भाई एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो भाई यहाँ पे भी वही चीज़ हो रहा है। जैसे अगर आप वायर 1 पे अगर कुछ भी चेंज करेंगे ना, जैसे मान लेते आपने I1 का वैल्यू बढ़ा दिया भाई, अगर वायर 1 का करंट बढ़ा दिया तो सीधी सी बात है भाई इसके चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये बढ़ जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो सीधी सी बात है भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब इसमें जो भी चेंज करेंगे ना उसका जस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर इसमें जो भी आप चेंज करेंगे वो एक तरीके से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बेसिस पर आप कह सकते हैं भाई कि यहाँ पे आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ भी एक तरीके से अप्लाई हो रहा है। ओके, तो इसका D फॉर डॉग हो जाएगा भाई, A B C तीनों स्टेटमेंट जो है हम लोग का बिल्कुल सही है। और इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना भाई तभी बनेगा जब आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड EMF इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर व्हेनेवर इट। तो भाई EMF का भी इंड्यूस्ड होता है, ये फ्राडे लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट है ना। सेकंड स्टेटमेंट पे तो भाई जो EMF इंड्यूस्ड हो रहा है उसका क्या मैग्नीट्यूड होगा, है ना, उसको बताया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में तो थ्योरी बताया गया भाई कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो भाई वहाँ पे हम लोग का EMF इंड्यूस्ड होता है ना। तो ये कट द मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ पे भी चेंज होगा, कट लिखिए या फिर चेंज लिखिए भाई, दोनों का सेम मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। In all cases, electromagnetic induction and induced voltage will cause a current to flow in a closed circuit in such a direction that
मतलब ये भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहीं पे भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, उस ईएमएफ के चलते जो करंट आ रहा है भाई, है ना, तो उस करंट को अपोज करने के लिए भी करंट आता ना, है ना, विच इज कॉज्ड बाय, है ना, तो ये लेंज लॉ का भाई स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, वो ये कि विल अपोज द चेंज दैट प्रोड्यूस द करंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ शॉर्ट सर्किटेड रेक्टेंगुलर कॉइल फॉल अंडर ग्रेविटी विथ कॉइल रिमेनिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। सबसे पहले भाई आप समझिए कि वर्टिकल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे भाई इस कॉपी की बात करें, है ना, जैसे अगर आपने ड्राइंग पढ़ा होगा इंजीनियरिंग में, तो ये जो इसका प्लेन है ना, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं भाई, ठीक है। या फिर जिस सतह पे मैं खड़ा हूँ ना, जो फ्लोर है भाई इस रूम का, है ना, वो क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। और ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। या फिर कहिए ये जो बोर्ड आपका टंगा हुआ जिस दीवार में, क्या है मेरा, वर्टिकल प्लेन। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है भाई कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये शॉर्टेड है भाई, यानी दोनों एंड जो होगा, कॉइल का मतलब क्या है भाई कि दो एंड होगा ना, नंबर ऑफ टर्न्स जैसे मान लेते हैं 50 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो दोनों एंड को हम लोगों ने क्या करेगा, शॉर्ट करेगा, यानी एक कंप्लीट सर्किट है एक तरीके से। और ये ग्रेविटी के कारण भाई वर्टिकली नीचे गिर रहा है एंड कटिंग परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है भाई। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे दिखाएं, इसको रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है कि भाई यहाँ पे मैं, या फिर इसको ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ भाई। इसको मैंने हॉरिजॉन्टल या फिर ऐसे किया ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो एक्स एक्सिस मैं हॉरिजॉन्टल मान रहा हूँ भाई, है ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग मेरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, समझ में आ रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल क्या होता है, वर्टिकल क्या होता है, समझ में आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई, मान लेते हैं मेरा नॉर्थ है, इधर मेरा साउथ है। अब जो कॉइल है, ये कॉइल जो है भाई वर्टिकली गिर रहा है। तो पहले आप यहाँ पे एक 3D डायग्राम समझिए। जैसे अगर हमने यहाँ पे डीसी मशीन वाला जो डायग्राम होता है भाई, है ना, इसको अगर लेकर के चले यहाँ पे, तो इसमें आपको समझ में आएगा कि भाई कॉइल जो है कब वर्टिकली होता है और कब हॉरिजॉन्टल होता है। मान लो नॉर्थ है, साउथ है, तो भाई यहाँ पे हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस तरीके से। ओके, अब देखिए अगर हम लोग इस तरीके से कॉइल को दिखा रहे हैं भाई, है ना, कॉइल अगर मेरा कुछ इस तरीके से है, तो ये क्या हो जाएगा कि भाई ये कॉइल मेरा लेटा हुआ है, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल में है, यानी एक्स एक्सिस पे ही रखा हुआ भाई। जिस प्लेन पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, उसी प्लेन पे क्या है मेरा, ये रेक्टेंगुलर कॉइल भी है। लेकिन वही अगर मैं इसमें एक और डायग्राम दिखाऊँ, उसको मैं थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, या फिर आप ऐसा समझिए ना, इसको अगर भाई हम लोग 90 डिग्री घुमा दें, है ना, जिस मान लेते हैं इस डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, इसको 90 डिग्री घुमा रहा हूँ, तो 90 डिग्री घुमाने पे क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो उसको आप ऐसा समझिए, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड हो गया भाई। और इस बार हम लोग कुछ इस तरीके से दिखा रहे हैं। ओके, यानी ये खड़ा है भाई, इस बार 90 डिग्री हम लोग कर दिया तो ये खड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ये वर्टिकली, एक तरीके से वर्टिकल प्लेन पे आ गया ना। पहले सोया था यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल था भाई, लेकिन इसको जैसे हम लोगों ने खड़ा किया तो ये क्या हो गया, एक तरीके वर्टिकली हो गया, समझे। तो अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन भाई बोल रहा है कि हम लोग का जो रेक्टेंगुलर शॉर्टेड कॉइल है, ये ग्रेविटी के कारण नीचे गिर रहा है और ये वर्टिकल प्लेन में, यानी ऐसे खड़ा गिर रहा है भाई, ठीक है। जैसे ये कॉइल, इस कॉपी को आप कॉइल समझ लीजिए ना, तो भाई ये ऐसे आ रहा है, एक तरीके से खड़ा होकर नीचे गिर रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड भाई ऐसे जा रहा है, ये पेन को आप समझिए मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से। ओके, तो ऐसे गिर रहा है ये। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ पता भाई, एक होता है फ्लक्स लिंकेज, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो भाई इस केस में, यानी जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से पड़ा हुआ है, सॉरी कॉइल जो पड़ा है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस केस में। यहाँ पे अगर हम लोग टाइम दिखा देते हैं और यहाँ पे ईएमएफ का दिखाएं, तो भाई
इस केस में हम लोग का मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज है जीरो है, फ्लक्स लिंकेज जीरो है, जहाँ पे फ्लक्स लिंकेज जीरो होता है वहाँ पे जो भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है मैक्सिमम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका फ्लक्स लिंकेज, क्योंकि सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, कॉइल के अंदर से घुस कर जा रहा है ना, तो फ्लक्स लिंकेज भाई यहाँ पे मेरा मैक्सिमम है, लेकिन ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। समझ में आया? तो क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, यही डिजाइन बेटर है, मैग्नेटिक फील्ड भाई मेरा इस तरीके से जा रहा है और कॉइल जो है वर्टिकली इस पे गिर रहा है, और ये क्योंकि भाई शॉर्टेड है यानी क्लोज पाथ है एक तरीके से, तो इस केस में क्या होगा, आपका फ्लक्स लिंकेज तो मैक्सिमम है, फ्लक्स लिंकेज मेरा मैक्सिमम है, लेकिन भाई इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, और कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो कोई भी करंट नहीं आएगा इस कॉइल के अंदर, कोई करंट नहीं आएगा, तो सीधी सी बात है ये कॉइल कभी भी अपना मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाएगा भाई। समझ में आया? करंट ही नहीं आया ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ नहीं तो करंट कहाँ से आ जाएगा, करंट नहीं है तो भाई सीधी सी बात है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये जीरो होगा। और मैग्नेटिक फील्ड जीरो इसका मतलब क्या कि भाई जिस स्पीड से नीचे गिर रहा था उसी स्पीड से ही नीचे गिरते चला जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा भाई यूट्यूब पे, जैसे मान लेते आपके पास एक कंडक्टिंग पाइप है, हमारा कॉपर का पाइप है, ओके, तो इसमें अगर आप मैग्नेट डालेंगे ना तो भाई ये मैग्नेट नीचे आता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आएगा। समझ में आया? बहुत धीरे धीरे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई जब ये मैग्नेट नीचे आ रहा है तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इस कॉपर ट्यूब में, है ना, उसको कॉपर ट्यूब बोल रहे हैं, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जैसे नीचे आ रहा है तो सीधी सी बात है इस कॉपर ट्यूब के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना, उसके कारण क्या होता है, इस कॉपर ट्यूब के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ के कारण आपका करंट आ जाएगा, करंट के कारण ये अपना खुद का फ्लक्स बनाता है, और ये फ्लक्स क्या करेगा, इस मेन फ्लक्स को, यानी जो मेन मैग्नेट है भाई उसको अपोज करता है, इसलिए ये जो नीचे गिर रहा है ना उसका स्पीड स्लो डाउन हो जाता है भाई। समझ में? उसका वेलोसिटी धीरे धीरे स्लो कर देता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, क्योंकि इसके अंदर भाई ईएमएफ ही नहीं आया, और ईएमएफ नहीं है तो भाई करंट नहीं है, करंट नहीं तो भाई यहाँ पे इसका खुद का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो यही चीज़ आपका यहाँ पे बोला गया है, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये इट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सेटिस्फाई द फ्रेडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो भाई फ्रेडल लॉ का हम लोग का ए फॉर एप्पल हो जाएगा E इक्वल टू -NdΦ/dt। आंसर देख लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है। एक मिनट भाई, इसका कांस्टेंट रहेगा ना, जिस स्पीड से गिर रहा है उस स्पीड से आएगा ना, कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, मतलब ग्रेविटी कारण जो भी आपका 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आपका जो लग रहा है भाई, ठीक है, उसी हिसाब से ही नीचे गिरेगा। आगे बढ़ते हम लोग। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कल वाले सेशन भाई मैंने आपको बताया था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को हम लोग कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, और इसका फार्मूला था हम लोग का मैग्नेटिक, है ना, ये एम था और नीचे में हम लोग का वॉल्यूम था, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और इसको हम लोगों ने फिर फर्दर मॉडिफाई किया था, क्योंकि भाई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हम लोग को फार्मूला पता था, एम यानी पोल स्ट्रेंथ इंटू जो भी आपका दो मैग्नेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है भाई, है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ से लेके हम लोगों ने डिस्टेंस हुआ 2L। तो भाई एम का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट किया था, तो क्या हो जाएगा आपका ये एम इंटू 12 अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू 12, है ना, तो 12 कट गया था, यहाँ से क्या आया था आई इक्वल टू एम अपॉन ए, यानी पोल स्ट्रेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो भाई देखिए आपका यहाँ से पूछा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बताइए व्हेन द पोल स्ट्रेंथ 30 एम्पियर, है ना, ये यूनिट है, यूनिट कल बताया था मैंने आपको, है ना, एक और फार्मूला था भाई हम लोग का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था, एम इक्वल टू NIA। तो भाई यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट निकाल लिया था, क्या था आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना, एरिया का मीटर स्क्वायर, आई का एम्पियर। तो यहाँ से एम का हम लोग यूनिट नहीं निकाल सकते, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है भाई, तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल एम डिवाइडेड बाय 2L। कैपिटल एम का क्या है यूनिट, इसका यूनिट है भाई ये एम्पियर मीटर स्क्वायर, और नीचे में 2L है तो लेंथ है ना, तो मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका एम्पियर मीटर, किसका, पोल स्ट्रेंथ का। तो यूनिट से आप पकड़ा कीजिएगा भाई ये क्या दिया हुआ है, तो भाई पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है एट द पोल ऑफ मैग्नेट इज इतना, यानी एरिया दिया हुआ भाई आपका 2 मीटर स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे डाल देते हैं, पोल स्ट्रेंथ आपका 30 है, एरिया आपका यहाँ पे 2 है, कितना आ जाएगा, 15 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द प्रोड्यूस्ड MMF इन अ कॉइल इफ द कॉइल हैज इतना एन कैरी इतना। तो भाई हम लोग को पता है MMF इक्वल टू फॉर्मूला है N इंटू आई, तो N आपका दिया हुआ नंबर ऑफ टर्न्स कितना 160, करंट कितना भाई, करंट है मेरा यहाँ पे 0.15, तो उसको काट देते हैं, 5 3 15, 5 2 10, ये हो जाएगा 8, यानी 8 3 24, ठीक है, B4 बॉल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन द रिलेक्टेंस
ठीक है। रिलेक्टेंस आपको बताना भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका यहाँ पे दिया हो 25 वेबर और यहाँ पे एमएमएफ आपका दिया हो। तो एक बेसिक फार्मूला आपको पता है कि भाई हम लोग का जो फ्लक्स होता है क्या है आपका एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। एमएमएफ आपका दिया हुआ 25 और सॉरी एमएमएफ आपका ये है ना 50 और फ्लक्स आपका दिया है 25, तो कट क्या आ जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या है भाई, एच के बारे में पूछा गया है। एच के बारे में पूछा है, एच का यूनिट क्या होगा, एच का फॉर्मूला क्या एन आई अपॉन एल। तो भाई इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एन तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया तो कोई यूनिट होगा नहीं, तो आई का क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर। समझ में आया। और एन का भाई टर्न्स आप लगा सकते हैं यहाँ पे, तो एम्पियर टर्न कर लीजिए, एम्पियर टर्न पर मीटर, तो वही है। तो एच आपसे पूछा गया है, किसके लिए पूछा गया एच, तो भाई 5 मीटर लॉन्ग कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, करंट आपका दिया हुआ है। तो भाई ये फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग सीधे सीधे। एन आपका दिया हुआ है कितना है आपका 100, आई कितना है आपका 0.6 एम्पियर और यहाँ पे मीन लेंथ है आपका 5। इसको काट देता है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 2 10 और 6 2 12, बी फॉर बॉल हो जाएगा। तो ये सब भाई इम्पॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इधर कितने तक हो गया था हम लोग का, 82 तक हो गया ना, ठीक है 82 तक हो गया। 83 पे आते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन है डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस, और यहाँ पे आपको मिली हेनरी में पूछा है। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है भाई, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप आंसर देखेंगे तो कुछ और आ जाएगा, तो ये सब ध्यान देना है। और यहाँ पे भाई एक सोलेनॉइड का आपका यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस बताना है। सोलेनॉइड के लिए भाई कितना लंबा है, तो 3 मीटर लंबा सोलेनॉइड है और नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है और डायमीटर दिया हुआ है आपका। डायमीटर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हो तो सीधी सी बात इसको ऐसा यूनिट में चेंज करें। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे इंडक्टेंस का फार्मूला देखते हैं। हम लोग को पता है L इक्वल टू होता है N फाई अपॉन आई। तो भाई फ्लक्स का अगर देखें, क्योंकि इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग को फ्लक्स का वैल्यू तो पता नहीं ना, तो फ्लक्स को हम लोग और थोड़ा सा चेंज करते हैं। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस। एमएमएफ का फार्मूला क्या है एन आई, रिलेक्टेंस का फार्मूला क्या है भाई एल अपॉन एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो भाई ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एन आई एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर ऊपर आ गया अपॉन एल। तो भाई ये फ्लक्स का वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं, क्या आ जाएगा आपका एन इंटू फ्लक्स का वैल्यू क्या है एन इंटू आई इंटू ए इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर डिवाइडेड बाय एल, और नीचे वाला ही यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो एक आई से एक आई कैंसिल आउट हो जाए तो ऊपर में क्या बचेगा एन स्क्वायर इंटू एरिया स्क्वायर है भाई, ठीक है एन स्क्वायर इंटू एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन एल। तो भाई ये मेरा सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आ चुका है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ वैल्यू डालना है। तो सबसे पहले एन दिया हुआ है आपका कितना है भाई 300 टन, यानी 300 का स्क्वायर, ओके 300 का स्क्वायर इंटू एरिया। तो भाई क्योंकि डायमीटर दिया हुआ है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि सोलेनॉइड हमेशा क्या होता है सर्कुलर होगा ना भाई, ओके तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली डायमीटर दिया हुआ है तो इसको हम लोग आर को हम ऐसे लिख सकते हैं d/2 का स्क्वायर, है ना, d/2 आर ही ना होगा भाई। इसको फिर और अगर सॉल्व करते हैं तो पाई ये हो जाएगा d का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ओके ना। और d की बात करें तो 12 सेंटीमीटर है, तो भाई इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसको 100 से भागा देना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 12 गुना 10 का पावर -2। तो यहाँ पे डाल देंगे। तो भाई सब चीज़ पता है, एरिया हम लोग को पता चल गया कितना है पाई इंटू डी स्क्वायर। तो डी का वैल्यू कितना है 12 इंटू 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। म्यू आर का वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। म्यू आर तो भाई 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एयर कोर है ना, और मीन लेंथ तो मीन लेंथ यहीं पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेंथ आपको कितना दिया हो 3 मीटर, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई तो आपको यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ये आ जाएगा भाई आपका 0.42 मिली, ठीक है। मिली में पूछा है ना, तो मिली के लिए आप क्या कीजिए यहाँ पे 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से नीचे डिवाइड कर दिए, तो ये 1000 ऊपर जाए क्या हो जाएगा आपका 10 का पावर -3 बन जाएगा, और फिर यहाँ से ये 3 0 3 कट जाए तो कैलकुलेशन है भाई पूरा, ओके ना। तो ए फॉर एप्पल हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द करंट थ्रू अ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब क्या भाई कि एक आयरन कोर है या फिर कहीं एयर कोर है, उसमें आपने कॉइल को बस लपेट दिया इस तरीके से, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सोलेनॉइड क्या होता है, इसी को हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं भाई। ओके, तो उसका लेंथ दिया हुआ है कि भाई 60 सेंटीमीटर का सोलेनॉइड है। नंबर ऑफ टर्न्स आपका दिया है 400। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज 6, और ये मिली टेस्ला है भाई, ठीक है ना। मिली, एम का मतलब मिली यहाँ पे, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे कि भाई जो फ्लक्स डेंसिटी दिया हुआ है 6 गुना मिली है, यानी 10⁻³ टेस्ला, ठीक है। ये दिया हुआ है। एन आपका दिया हुआ है भाई 400 टर्न, और यहाँ पे एल आपका दिया हुआ है, लेंथ आपका दिया 60 सेंटीमीटर। पूछा गया डिटरमाइन द करंट, आई आपसे पूछा गया भाई, आई आप बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पे सेंटर का क्या मतलब होता है, देखिए यहाँ पे कहीं लिखा है ना मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो भाई सेंटर, सीधी सी बात है यार कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आपका करंट जा रहा है इस तरीके से, तो करंट ऐसे फ्लो होगा इसमें, और करंट ऐसे फ्लो होगा, इसका मतलब क्या कि भाई आप ऐसे दिखा सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे है ना, करंट ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो क्योंकि इधर एयर है मेरा, तो एयर इसका मतलब कि एयर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, तो जहाँ पे निकलता है यहाँ से निकल सकता है, मेरा नॉर्थ पोल बनेगा और ये मेरा साउथ पोल बनेगा, समझे। तो भाई इस तरीके से आपका इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब सेंटर पे पूछा, तो सेंटर मतलब क्या है, यहाँ पे भाई इस तरीके से। ओके, तो इसका आपका सीधे सीधे फार्मूला लगेगा कि भाई B इक्वल टू होता है μ0 इंटू μr इंटू एच, और इसको ओपन करके लिख सकते हैं μ0 इंटू μr इंटू एच का क्या लिख सकते हैं NI/L। ओके, तो यहाँ पे μr का वैल्यू दिया नहीं, तो भाई ये 1 के बराबर है, तो हटा देते हैं हम लोग यहाँ पे। μr का वैल्यू हम लोग पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू n का वैल्यू आपको दिया भाई 400, है ना। आई आपसे पूछा है, आई आपसे पूछा है, तो आई को रहने देते हैं यहाँ पे। आपका लेंथ दिया 60 सेंटीमीटर, यानी 60/100 करेंगे, यानी यहाँ पे सीधे सीधे कर देते हैं इंटू 10⁻²। और b का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, b हम लोग कर लेते हैं 6 इंटू 10⁻³ तो भाई सब चीज़ पता है, आई एक अननोन है, तो यहाँ से हम लोग का आई का वैल्यू आ जाएगा। इसका वैल्यू देखिए कितना आता है 84 का C4 कैट, यानी अप्रॉक्स 7.2 एम्पियर आएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक रिलक्टेंस। तो हम लोग को पता है भाई कि फ्लक्स इक्वल टू MMF अपॉन रिलक्टेंस होता है, तो रिलक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा MMF अपॉन फ्लक्स, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो MMF को हम लोग FM से रिप्रेजेंट करते हैं, F से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो क्या हो जाएगा D फॉर डॉग। वही अगर आपसे यहाँ पे रिलक्टेंस की जगह भाई अगर आपसे पूछता है यहाँ पे परमियंस, ठीक है, रिलक्टेंस का जस्ट उल्टा होता है परमियंस, तो हम लोग क्या करते हैं, रिलक्टेंस का फॉर्मूला ये है, और हम लोग को पता है कि भाई रिलक्टेंस और परमियंस जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो रिलक्टेंस का वैल्यू, ये फॉर्मूला क्या है आपका MMF अपॉन फ्लक्स, तो भाई इसका जस्ट रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा परमियंस, ये हो जाएगा आपका 1/रिलक्टेंस, 1/रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, फ्लक्स ऊपर चला जाएगा, MMF आपका नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना भाई। आंसर देख लेते हैं इसका 85 का, बिल्कुल सही है, D फॉर डॉग। आगे बढ़ते भाई, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ समझिए भाई, हम लोग के पास दो तरीके का फील्ड है, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जिसमें हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड भाई। ओके, मैग्नेटिक फील्ड। तो कल वाले सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते तो भाई यहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है कुलाम्स लॉ, है ना, कुलाम्स, और कुलाम्स से ही आपका बना है कुलाम्स लॉ। क्या बताता है कि भाई दो चार्ज अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कितना होगा, है ना, उसके फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताया गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई E0 ER R²। सही बात है। तो यही सेम साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड में भी तो बताया ना भाई कि अगर दो, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल रखे हुए हैं, है ना, M1 M2 इस तरीके से, और इनके बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो भाई यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा क्या होगा, तो ये हम लोग देखा था कि भाई इनका जो पोल स्ट्रेंथ है M1 M2 डिवाइडेड बाय आपका 4 पाई यहाँ पे μ0 μr, और जो भी डिस्टेंस है भाई यहाँ पे उसका स्क्वायर होता है। सही बात है। तो कुलॉम्स लॉ है ना, ये कुलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, कुलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया। तो इसी तरीके से भाई जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ना होता है गॉस थ्योरम, ठीक है,
गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या बोलता है कि भाई कोई भी अगर आपका क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर जो भी आपका चार्ज रखा हुआ है इसके कारण जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको आप कैलकुलेट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो भाई इसी साइंटिस्ट ने, है ना, आपका मैग्नेटिक फील्ड में भी आपका यहाँ पे आप लिख सकते हैं गॉस थ्योरम फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इन्होंने क्या बताया भाई कि अगर हम लोग यहाँ पे क्लोज्ड सरफेस की बात करें, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मैग्नेट है, ओके, इस तरीके का मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो भाई इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, है ना। और हम लोग को पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, कंप्लीट पाथ बनाना, नहीं अंदर में भी बनेगा भाई, ठीक है, अंदर में भी जाता है, ऑलवेज क्लोज लूप बनाता है इस तरीके से। तो ये भाई मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी क्लोज्ड लूप यानी क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं भाई, क्लोज सरफेस का मतलब क्या है, जैसे ग्लास होता है ना, या फिर कुछ भी, भाई जैसे ग्लास है तो ग्लास क्या है, ऊपर से खुला हुआ है ना वो, लेकिन भाई उसको आप क्या कर दीजिए, जैसे ग्लास है तो ऊपर से खुला हुआ है, लेकिन भाई इसको भी क्या कर दीजिए, कवर कर दीजिए, है ना। इसका मतलब क्या है, क्लोज सरफेस हो चुका है। या फिर जैसे फुटबॉल है भाई, तो फुटबॉल क्या है, पूरा क्लोज पाथ है ना, अंदर से भी वो पूरा पैक है एक तरीके से, तो उसको बोलता है क्लोज सरफेस। तो अगर आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्लोज सरफेस रखते भाई, तो आपसे पूछा गया कि इस क्लोज सरफेस के अंदर, यानी इस क्लोज सरफेस के अंदर भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला। तो भाई यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो भाई यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि भाई जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है ना, नॉर्थ है मेरा, तो भाई यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकल रहा होगा, तो ये एक तरीके से देखिए भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर गया और उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो गया, एक तरीके से बाहर चला गया, है ना, समझ गए, जितना यहाँ से इंटर करेगा उतना ही आपका बाहर चला जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जैसे देखिए नॉर्थ पोल को थोड़ा सा समझाता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक भाई हम लोग को पता है, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, किसके कारण आता है, प्रोटॉन के कारण आता है, सही बात है। और नेगेटिव चार्ज किसके कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण आता है, ठीक है ना। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज़ करें, तो भाई नॉर्थ पोल को हम लोग ऑलवेज पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं कि भाई नॉर्थ पोल जो है इक्विवेलेंट है किसके, प्रोटॉन के, क्योंकि प्रोटॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज आता है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने नॉर्थ पोल के कारण जो भी आपका फील्ड बनेगा, उस फील्ड को हम लोगों ने पॉजिटिव माना हुआ है। जैसे एक और तरीके समझाता हूँ, हम लोगों को पता है भाई कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो भाई पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा निकलता है और नेगेटिव चार्ज में हमेशा इन कर जाता है ना, समझ गए। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा और नेगेटिव चार्ज में घुसेगा भाई, क्लियर हुआ, इस तरीके से। और ये क्या है, हम लोग का एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बन चुका है भाई, क्योंकि दो चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इनके बीच में एक पर्टिकुलर सेपरेशन है ना। तो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी देखिए भाई, नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, तो नॉर्थ से हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है और साउथ में एक तरीके से घुस रहा है, इसको हम लोग क्या बोले, मैग्नेटिक डाइपोल है हम लोग का। तो जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ यहाँ पे जो फील्ड बना रहा है इसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं भाई, और ये साउथ है इसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते हैं। यही सेम चीज़, यही सेम कॉन्सेप्ट भाई हम लोग जब मशीन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जब जनरेटर की बात करें, नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, तो हम लोग को पता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये नॉर्थ पोल की तरफ है, यानी पूरा नॉर्थ पोल रीजन है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, साउथ पोल रीजन है, और यहाँ पे क्या है, हम लोग MN मान के चल रहे हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो भाई हम लोग को पता है कि अगर नॉर्थ पोल की बात करें तो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होता है इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं हम लोग, और साउथ में जब जाता है तो भाई क्योंकि मेरा मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव है, यानी फ्लिप हो चुका है, क्योंकि इसको पॉजिटिव कंसीडर करके इसको नेगेटिव, तो भाई सीधी सी बात, जैसे साउथ पोल में आता है वैसे हम लोग क्या होता है, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है भाई, क्लियर हुआ। तो यही चीज़ है कि भाई यहाँ पे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, इसमें एंटर कर रहा है, ठीक है, एंटर कर रहा है, इसका मतलब क्या कि भाई इसको मान लेते हैं मेरा ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ से देखिए सरफेस से लीव कर रहा है, एक बार इन किया एक बार लीव किया, तो सीधी सी बात है लीव कर रहा है, हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ये मेरा नेगेटिव है। तो दोनों का, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट अगर आप जोड़ेंगे तो भाई नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, जितना इन किया उतना ही बाहर निकल गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्लोज सरफेस के अंदर जीरो हो जाता है। ये किसने बताया है, गॉस, ठीक है, ये साइंटिस्ट है भाई, ठीक है ना। तो गॉस थ्योरम का दो है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए भी और एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए भी भाई। तो यही चीज़ है, जीरो हो जाएगा। बाकी आप भाई यूट्यूब पे चले जाइए, आप 11th या फिर 12th क्लास का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसके रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डिटरमाइन द सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, यहाँ पे L बताना है भाई। अभी जस्ट हम लोगों ने L का फॉर्मूला प्रूव किया, n² इंटू एरिया इंटू, यहाँ पे I तो कैंसिल आउट हो गया था, है ना, मीन लेंथ आपका नीचे में था भाई, और यहाँ पे हम लोग का μ0 इंटू μr था, ठीक है। मिली हेनरी बताना है। L आपका दिया 4 मीटर। इफ सोलेनॉइड हैज़ अ क्रॉस सेक्शन एरिया दिया भाई
इतना मीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो तो सब चीज़ पता है, फॉर्मूला डाल देते हैं हम लोग। 60 नंबर ऑफ टर्न्स है, एरिया आपका यहाँ पे दिया हुआ है 0.02 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू पता है 4/10⁻⁻7, म्यू आर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो, और लंबाई आपका दिया हुआ है 4। सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आ जाएगा भाई आपका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू, ये आ जाएगा आपका 0.023 मिली हेनरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे मिली टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या है, बी की बात हो रही है भाई, ठीक है ना, बी आपको बताना है किस में, मिली टेस्ला में, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी अगेन सोलेनॉइड है तो सेंटर में आपको इफ द सोलेनॉइड हैज अ 200 टन कैरिंग करंट इतना, तो भाई हम लोग को पता है B इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच होता है, तो म्यू नॉट इंटू एच इक्वल टू क्या है, NI/L। तो भाई म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है 4/10⁻⁻7 इंटू एन आपका दिया हुआ है 200 टर्न्स इंटू करंट आपका दिया हुआ है 4 एम्पियर डिवाइडेड बाय मीन लेंथ आपका यहाँ पे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो भाई इसको मीटर में कन्वर्ट करनी 20 इंटू 10⁻2 हो जाएगा, तो भाई यहाँ से मेरा B आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई B का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 5, और मिली में जाना ना हम लोग को, मिली में जाना है तो भाई 1000/1000 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, तो भाई नीचे वाला जो 1000 है ऊपर चला जाए, क्या इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 का पावर -3, तो 10 का -3 क्या बन जाएगा, यही तो मिली बन जाता है ना, समझे। बाकी ये पूरा रह गया आपका इक्वेशन है, जो कटेगा उसको काट देंगे, ठीक है। 10 का पावर -7 ना, ये 10 का पावर -7 नीचे लेके आइए, 1000 गुना 4 0, 4 3 7 0 हो गया ना, तो 1000 से 1000 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और जो कटना हुआ कट जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काटते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला, डिटरमाइन द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, कल ही कॉन्सेप्ट दिया था भाई, इसको हम लोग एक्सएम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताना है भाई ऑफ अ मटेरियल इफ द फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज इतना एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटाइजेशन इज इतना, तो भाई हम लोग को पता है एक्सएम इक्वल टू क्या था, कल मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच, यानी एक्सएम का डेफिनेशन क्या था भाई, कि अगर आप कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, यानी जब आप उस पर एच अप्लाई कर रहे हैं भाई, है ना, एच मतलब क्या, मैग्नेटाइजिंग फोर्स जब अप्लाई कर रहे हैं तो कितना जल्दी यानी कितना इजीली जो है वो मैग्नेटाइज हो जा रहा है, वही था आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू होगा, आप कहेंगे भाई वो मैग्नेट जो है उतना जल्दी ही, या फिर कहिए कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स देने के बाद भी वो अच्छा खासा मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो भाई देखिए क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज इतना एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। फील्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या है, एच का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर कहीं इसी को बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये वैल्यू दिया आपका इतना, तो कितना 0.97 इंटू 10⁵, और ये हो जाएगा एच कितना है 0.8 इंटू 10⁵, और दोनों यूनिट कट जाता है तो यूनिट लेस क्वांटिटी है, कल ही मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 89 का B फॉर बॉल भाई, ओके, B फॉर बॉल। आगे बढ़ते हम लोग, देखिए क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF इन अ कॉइल ऑफ एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो भाई सबसे पहले तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भाई सबसे पहले क्या करते हैं मीटर में लेके जाते हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए 100 को अब भागा दे दिए, एक बार 2 बार भागा देना, क्योंकि मीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो भाई मीटर हो जाता है, क्या हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/, या फिर इसको डायरेक्ट लिख दें 100 गुना 10 का पावर -4, ठीक है। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, 200 टर्न्स दिया हुआ है। इफ द कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला एक्टिंग एट द राइट एंगल, ठीक है, टू द कॉइल इन 1 सेकेंड। देखिए भाई क्या है ये, इसको समझिए आप। जैसे मान लेते हैं मेरा ये मैग्नेटिक फील्ड है, यानी बोर्ड के अंदर जा रहा है भाई, क्रॉस मतलब बोर्ड के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे हम लोग अपने एक कितना टर्न दिया हुआ है 200 टर्न का एक कॉइल रख रहे हैं। उससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट पहले समझते हुए आते हैं। जैसे मान लेते भाई मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ओके, इस तरीके का मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक इस तरीके का एक रड है भाई, ये रड क्या है
ये काला वाला जो दिखाया ना मैंने, ये भी एक तरीके से कॉपर का है, और ये जो रड है ये भी कॉपर का है, ऐसे समझिए। लेकिन रड जो है इस पर क्या होगा, स्लाइड कर सकता है, आगे पीछे मूव कर सकता है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले समझिए भाई, हम लोग को पता है कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड कट होता है या फिर कहिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वहाँ पे हम लोग का ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है भाई। ओके, तो आप समझिए जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में, जैसे कहना मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है भाई किसके रिस्पेक्ट में चेंज कहने का मतलब होता है। ठीक है, तो अभी जैसे आप देखिए कि भाई अगर मैं इस रड को आगे पीछे स्लाइड करूँ तो सीधी सी बात है, ये जो कॉइल है यही तो कंप्लीट पाथ बना रहा है ना, यही तो मेरा कंप्लीट पाथ है, इसी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। तो भाई देखिए इसको अगर मैं आगे पीछे करूं, इसको भाई थोड़ा ऐसे अगर मैं आगे पीछे करता हूं, ठीक है, इस तरीके से आगे पीछे अगर मैं करता हूं तो सीधी सी बात है, ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया भाई ये घट बढ़ रहा है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो एरिया छोटा हो गया इसका, यहाँ पे कर दे रहा हूँ तो भाई एरिया बड़ा हो जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसको अगर हम लोग आगे पीछे स्लाइड करेंगे तो लूप यानी जो कॉइल है भाई इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो रहा है, तो सीधी सी बात है आप देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर से जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है वो भी घट बढ़ रहा है ना। यानी इस एरिया के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो सीधी सी बात है ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल के अंदर, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो करंट आएगा। समझ में आया? यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। इसने यही चीज़ बोला भाई कि मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, अभी दिखा दिया बोर्ड के अंदर है, अब मेरे पास 200 टर्न का एक कॉइल है, तो उसको समझिए 200 टर्न का इस तरीके कॉइल है भाई। अब हम लोग इस कॉइल को क्या कर रहे हैं, 10 टेस्ला वाले मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है भाई ये 10 टेस्ला के इक्विवेलेंट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस कॉइल को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। लिखा ना, इफ द कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला एक्टिंग एट राइट एंगल। अब देख रहे भाई यहाँ पे एक ये अंदर तरफ जा रहा है, ये अंदर तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर तरफ जा रहा है, और इसको मान लेते मैं इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ भाई, तो सीधी सी बात है इधर मेरा वेलोसिटी हो गया है ना। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है और वेलोसिटी ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बना कि नहीं बना। बोर्ड यानी बोर्ड के अंदर भाई घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड और मैं कॉइल को ऐसे खींच रहा हूँ, तो एंगल 90 डिग्री बना ना इसके बीच में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब समझिए कि भाई अगर मैं इसको खींचूंगा, इस तरीके से खींचूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कट होगा इस बार, और मैग्नेटिक फील्ड कट होने के कारण क्या होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, करंट फ्लो होगा। तो देखिए आपसे वही पूछा है कि भाई इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो लिखते हैं ईएमएफ इक्वल टू क्या होता है, एन डी फाई बाई डी टी। अब हम लोग को पता है क्योंकि फ्लक्स तो दिया नहीं, बी के फॉर्म में दिया, हम लोग को पता है भाई बी इक्वल टू होता है फाई अपॉन एरिया, तो भाई यहाँ से फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू ए। तो इसको थोड़ा सा ये जो फाई का वैल्यू है बी इंटू ए यहाँ पे पुट करते हैं, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन डी, बी की जगह हम लोग क्या लिखते हैं, यानी फाई की जगह बी इंटू ए लिख सकते हैं अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एन, बी तो मेरा कांस्टेंट है 10 टेस्ला का है ना। अब इसको अगर हम लोग खींचेंगे तो भाई मेरा एरिया एक तरीके से चेंज होगा, समझ में आया, या फिर ऐसा समझिए इसको खींचने पे बी मेरा चेंज होगा ना भाई, एरिया मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। एरिया कब चेंज होता है, जब इस लाइन को इसको स्लाइड करता था तब एरिया चेंज होता है, लेकिन इस बार कॉइल को हम लोग खींच रहे तो कॉइल तो भाई मेरा कांस्टेंट है, कॉइल का जो एरिया कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा भाई, ठीक है ना। यानी हम लोग एरिया को बाहर ले रहे हैं और ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी। तो ये मेरा फार्मूला बन गया भाई, एन मेरे को पता है, ठीक है, पुट कर देते हैं, एन की जगह 200। एरिया हम लोगों ने अभी जस्ट यहाँ पे निकाला, कितना है, 100 गुना 10⁻⁻⁴, और यहाँ पे डी बी अपॉन डी टी यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, लिखा है ना, इफ द कॉइल इज रिमूव फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला एक्टिंग एट राइट एंगल टू अ कॉइल इन 1 सेकेंड, ठीक है, यही है भाई, डी बी अपॉन डी टी जो है आपका ये दिया हुआ है, कितने के बराबर है, यहाँ पे 10, ठीक है। मतलब ये लैंग्वेज में लिखा हुआ भाई, डी बी अपॉन डी टी के हम लोग ये 10 ही यहाँ पे डालना पड़ेगा। दोस्तों सॉल्व करेंगे अगर तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भाई आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसमें एरिया एक तरीके से चेंज कैसे हो रहा है यार, अगर हम लोग इसको कॉइल को ही पूरा खींचते हैं तो भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा ना, कुछ भी ले सकते हैं भाई, आंसर सेम आएगा आपका, ठीक है। एरिया भी आप दिखा सकते हैं, एरिया चेंज हुआ लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल आपका ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा भाई 20 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मैग्नेटिक रिलेक्टिविटी। रिलेक्टिविटी मतलब क्या, जैसे रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे रजिस्टर है भाई, तो रजिस्टर का प्रॉपर्टी क्या है एक तरीके से, यानी फिर ऐसे रेजिस्टेंस
और रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, रेजिस्टिविटी, है ना, जैसे हम लोग रो बोलते हैं। तो उसी तरीके रिलेक्टेंस है, रिलेक्टेंस का प्रॉपर्टी होता है रिलेक्टिविटी। तो भाई ऑप्शन के हिसाब चलना है, तो डी फॉर डॉग हो जाएगा, रिलेक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ परमिएबिलिटी, है ना। जैसे रिलेक्टेंस क्या करता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, परमिएबिलिटी क्या करता है आपका, या फिर परमियंस क्या करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करता है। डी फॉर डॉग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स लिंकेज टू यूज्ड फ्लक्स। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था भाई ऑलरेडी। यहां पे अगर आते हैं तो भाई देखिए हम लोग के पास एक टॉरॉइडल कॉइल है, और यहां पे आप देखिए भाई यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा क्या है, एक मान लेते हैं आयरन पीस है, और बीच में हम लोगों ने एयर गैप दिया हो भाई। तो सीधी सी बात है, इधर से जो भी हम लोग एच अप्लाई करेंगे, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करेंगे भाई, तो उसका ज़्यादातर हिस्सा क्या हो जाएगा, इस एयर गैप में सेम मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा भाई, क्योंकि वहाँ पे रिलेक्टेंस हाई है। तो भाई एच मेरे को ज़्यादा देना पड़ेगा, जितना आपका मैग्नेटिक फील्ड इसमें है वही सेम मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनाना है, क्योंकि ये एक सीरीज मैग्नेटिक सर्किट है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे पहले लीकेज फ्लक्स क्या होता है भाई, यहाँ पे जो भी करंट आ रहा है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो भाई मेरा फ्लक्स बनेगा, है ना, इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड आपका पूरा का पूरा इस तरीके से चला जाएगा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड यहीं से लीक कर जाएगा। और बेस्ट डायग्राम है ट्रांसफार्मर वाला, कि भाई अगर हम लोग यहाँ पे प्राइमरी साइड एक्साइटेशन देते हैं तो कुछ भाई मैग्नेटिक फील्ड तो पहुँच जाएगा सेकेंडरी साइड में, लेकिन कुछ क्या होता है यहीं से लीक करके, एयर से होकर के यहीं पे एक तरीके से, है ना, तो हम लोग लीकेज फ्लक्स बोलते हैं भाई। तो लीकेज फ्लक्स क्या है कि भाई जो भी मेरा टोटल फ्लक्स आया है ना, लिखा ना फाई है, मतलब टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस। तो भाई टोटल फ्लक्स में से जो फ्लक्स मेरा एयर गैप से, यानी यहीं से होकर के पास हो गया, है ना, सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचा नहीं, तो टोटल में से जो मेरा लीक हुआ है इसको माइनस कर देंगे, तो भाई मेरा क्या बचेगा, फ्लक्स लीकेज बचेगा। और इसी से हम लोग का एक टर्म डिफाइन है लीकेज कॉफिशिएंट, जिसको लैम्डा बोलते हैं भाई। ये क्या है आपका, टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। अब इसका रेशियो अगर देखें भाई, नीचे में यूजफुल फ्लक्स है, ऊपर में टोटल फ्लक्स है, तो हमेशा नीचे वाला ऊपर वाला तो बड़ा होगा, टोटल फ्लक्स बड़ा होगा एज कम्पेयर टू यूजफुल फ्लक्स, क्योंकि टोटल फ्लक्स मतलब क्या है, इसमें लीकेज भी है और यूजफुल फ्लक्स भी है, और नीचे वाला क्या है, सिर्फ यूजफुल फ्लक्स। तो भाई इसका रेशियो क्या होगा आपका, हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो ये आपका टोटल फ्लक्स अपॉन लीकेज फ्लक्स, तो ये रेशियो ऑफ द फ्लक्स लिंकेज टू द यूज्ड फ्लक्स। नीचे में था ना यूज्ड फ्लक्स, ऊपर में था आपका फ्लक्स लिंकेज, या फिर टोटल फ्लक्स, तो इसको हम लोग लीकेज फ्लक्स फैक्टर बोलते हैं भाई, ठीक है, फिर लीकेज कोफिशिएंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो भाई ये मेरा फ्लक्स डेंसिटी होता है ना, B इक्वल टू क्या है, फाई अपॉन एरिया, आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, यानी यूनिट एरिया में जो भी आपका फ्लक्स सेटअप हो रहा है उसी को हम लोग फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द परमियंस, यहाँ पे आपसे परमियंस पूछा है of a coil when flux through the coil is इतना and the value of the MMF is इतना। हम लोग पता भाई फ्लक्स इक्वल टू MMF अपॉन रिलेक्टेंस है, तो रिलेक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, MMF अपॉन फ्लक्स, लेकिन भाई मेरे को चाहिए परमियंस, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो भाई परमियंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल कर लीजिए, यानी फाई अपॉन MMF। फ्लक्स कितना भाई आपका, फ्लक्स है 50 वेबर और MMF है 25, काट देंगे तो भाई 2 आ जाएगा, D फॉर डॉग। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द करंट थ्रू अ सोलेनॉइड व्हेन द सोलेनॉइड है इतना एंड इतना। तो भाई देखिए MMF इक्वल टू होता है N इंटू आई, तो भाई आपका I पूछा है ना, व्हाट विल बी द करंट, तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, MMF अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। तो MMF कितना भाई, ये आपका 32 और N कितना है आपका 160, इसको काट दिया 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 1 0 यानी ऊपर जाएगा तो 1 पॉइंट यानी 0.2 हो जाएगा, B फॉर बॉल। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पूछा है भाई, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल इतना एट द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो भाई हम लोग को एक रिलेशन पता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या था, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय आपका जो भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स था वो। तो आपसे पूछा है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, नहीं इसी के बारे में पूछ रहा है भाई, H क्या हो जाएगा आपका, H इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन XM। I जहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आपका दिया हुआ है 0.078 और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ आपका 0.0013। इसको सॉल्व कर लेंगे तो भाई आ जाएगा आपका आंसर
96 का ए है 60 एम्पियर टर्न पर मीटर। ओके, हो गया हम लोग का 96। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन मिली टेस्ला एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग व्हेन द कॉइल हैज इतना है। तो भाई सेम क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है ना, बस वैल्यू चेंज हो रहा है यहाँ पे। बी इक्वल टू पता है म्यू नॉट इंटू एच, म्यू नॉट इंटू एच की जगह एन आई अपॉन एल कर देंगे, है ना। तो भाई देखिए म्यू नॉट का वैल्यू मेरे को पता है, एन का वैल्यू आपका दिया हुआ ऑलरेडी, आई का वैल्यू आपका यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है और एल का वैल्यू दिया हुआ तो निकल जाएगा। तो उसमें हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे। 97 का आ जाएगा आपका डी फोर डॉग 0.124, ठीक है। और मिली है तो यहाँ पे आप सीधे सीधे 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दिए, बस इस 1000 को ऊपर लेके चले जाइएगा, यही आपका मिली बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो भाई अभी जस्ट बताया एक्स एम इक्वल टू क्या है, एक्स एम इक्वल टू था आपका आई अपॉन एच, लेकिन अभी इस वाले बुक में जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया गया है, तो क्या हो जाएगा इस बुक के हिसाब से एम अपॉन एच। बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल भाई, सही है। आगे बढ़ते हैं। कल का सेशन भाई इंपॉर्टेंट था, ओके, इसलिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पे हम लोगों ने इतना टाइम दिया था। अगला है इफ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल इज लेस देन 0 द मटेरियल इज। तो भाई देखिए हम लोग को पता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब क्या कि भाई अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी भी मटेरियल पे, है ना, तो भाई इस मैग्नेटाइजिंग फोर्स के कारण या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मैग्नेटाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी उसमें कितना जो है कितना ताकतवर वाला मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिर कहिए मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्रिएट हो जा रहा है भाई, है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म मतलब क्या भाई कि कितना जल्दी वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर ले, मैग्नेटाइज हो जा रहा है। क्लियर हुआ। तो भाई देखिए अगर हम लोग का भाई ये अगर अच्छा खासा होगा, यानी ये अगर बड़ा हो गया, जैसे मान लेते हैं न्यूमरेटर जो भाई मेरा बड़ा है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो सीधी ही बात है इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। यानी एक्स एम का वैल्यू अगर मच ग्रेटर देन 1 है तो उसको हम लोग बोलेंगे भाई ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। ओके, क्योंकि भाई आई मेरा बड़ा होगा, भाई आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तो भाई आई जब अच्छा खासा होगा एज कम्पेयर टू एच, तभी तो आप कहेंगे भाई अच्छा मतलब कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स देने के कारण भी आपका यहाँ पे आई जो है अच्छा खासा बन गया है। ठीक है, पहले से ही आपने एच को बहुत कम दिया है ना, फील्ड स्ट्रेंथ आपने कम अप्लाई किया है, लेकिन उस कम फील्ड स्ट्रेंथ पे भी क्या हो रहा है आपका जो मटेरियल है वो अच्छा खासा मैग्नेटाइज हो रहा है ना, इसलिए इसका रेशियो क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। तो मच ग्रेटर देन हो तो हम लोग फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, अगर आपका बहुत कम है भाई, है ना, मच लेस देन 1 या फिर कहिए 1 से भी कम है ना, 1 से अगर कम है भाई 0 पॉइंट समथिंग, तो ये होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा है भाई, अगर आपका एक्सएम का वैल्यू लेस देन 0 है ना, इज लेस देन 0, तो ये क्या हो जाए आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल या फिर लेस देन 1। एक मिनट भाई इसका देखते हैं। ठीक है, सही है। यहाँ पे हम लोगों ने 1 से कंपेयर किया भाई, आपके बुक में यहाँ पे 0 से कंपेयर किया गया है ना, यानी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के इसने क्या बोला भाई, अगर मच ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको फेरो बोलेंगे। इक्वल टू अगर आपका 0 के बराबर होगा, है ना, एक्सएम का वैल्यू अगर 0 के बराबर होगा भाई, बराबर नहीं है आपका, ठीक है, मच ग्रेटर देन और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। अगर 0 से थोड़ा बड़ा है, 0 से अगर थोड़ा बड़ा है भाई तो इसको आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे, और 0 से बहुत कम है तो भाई इसको हम लोग डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलेंगे। तो 1 से कंपेयर ना करके यहाँ पे 0 से कंपेयर किया गया। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन है डिटरमाइन द रिलक्टेंस। रिलक्टेंस आपको बता रहा भाई, अभी जस्ट बताया मैंने आपको, रिलक्टेंस इक्वल टू क्या था, फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। तो यहाँ से रिलक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। एमएमएफ आपका दिया हुआ है 30 और फ्लक्स आपका दिया हुआ 15, 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड एमएमएफ। एमएमएफ आपको बताना भाई, तो एमएमएफ इक्वल टू क्या है आपका एन आई, है ना, तो एन का वैल्यू हो गया 120, आई का वैल्यू हो गया आपका 0.1, तो भाई यहाँ से हम लोग कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आगे बढ़ता है। व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताना भाई,
यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन दिया हुआ है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है, तो सेम क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भाई हम लोगों ने पीछे भी किया है। तो एक्स एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आई, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच। तो ये आपसे पूछा गया, ये बताना आपको। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा आई अपॉन एक्स एम। तो आई कितना भाई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आप 0.6 है ना, ये आ जाए आपका 0.52 इंटू 10⁻⁴। उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाए अप्रोक्स आपका 102 का 1230। ठीक है, D4 डॉग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर इन अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एयर कोर्स ऑन एट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ। ठीक है, दिया यानी बी का वैल्यू दिया इतना दिया, तो भाई आपका यहाँ पे पूछा है करंट का वैल्यू। तो सबसे पहले आप देखिए जो लेंथ है आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, तो भाई इसको हम लोग क्या करते हैं मीटर में, यानी 50 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आप ऐसे भी करें 50/100। ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 1 यानी 0.5 मीटर। ठीक है, तो B इक्वल टू हो जाएगा μ0 इंटू एच, μ0 इंटू एच इक्वल टू NI अपॉन L, जो हो जाएगा B। तो भाई मेरे को I बताना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा B इंटू L अपॉन μ0 इंटू N। ठीक है, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये कांस्टेंट वैल्यू 4.10⁻⁷ पुट कर देंगे, आ जाएगा आपका वैल्यू। तो 103 का देखिए बेसिक क्वेश्चन है ना भाई, इसमें ज़्यादा टाइम देने से कोई फ़ायदा नहीं हम लोग को। ये आ जाएगा आपका 6.63 एम्पियर, A फॉर एप्पल। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सपोर्ट द पासेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। तो भाई ये हो जाएगा हम लोग परमियंस, वही अपोज करता तो रिलेक्टेंस हो जाता। आगे बढ़ता है सेल्फ इंडक्टेंस का, भाई आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन बताना है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूफ किया था μ0 n² A एरिया अपॉन आपका जो मीन लेंथ होता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेट, यानी आई आपसे पूछा गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट मतलब आई पूछा गया भाई। तो आई का हम लोगों ने फार्मूला देखा था, क्या था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम था यहाँ पे। ठीक है, एम का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता था, क्या था आपका, एक तो था NI अपॉन यानी NIA, और एक था आपका M इंटू 2L, जहाँ पे M क्या है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ था भाई। तो M के जगह वैल्यू पुट करते हैं M इंटू 2L, और वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू 2L। तो 12 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा I इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया। तो भाई क्वेश्चन में देखिए पोल स्ट्रेंथ आपका दिया हुआ है 50 और एरिया आपका दिया हुआ कितना 0.5 5 यानी 100 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द करंट थ्रू अ सोलेनॉइड। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, MF दिया भाई, तो सेम टाइप्स है, MF इक्वल टू NI। तो I पूछा गया, तो I इक्वल टू क्या हो जाए MMF अपॉन I। तो MMF कितना है 26, I कितना भाई आपका, एक मिनट, MF 20, N कितना भाई आपका यहाँ पे 130। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और ये हो जाए 0.2 D4 डॉग। आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ परमियंस। ठीक है, परमियंस बताना है, यानी पहले रिलेक्टेंस निकाल लीजिए फिर उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो फ्लक्स दिया आपका ऑलरेडी MF दिया हो, तो फ्लक्स इक्वल टू MMF अपॉन रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाए MMF अपॉन फ्लक्स। तो भाई मेरे को परमियंस चाहिए, तो क्या हो जाएगा फ्लक्स अपॉन MMF। फ्लक्स कितना है आपका 26, MMF कितना है भाई 20 है ना। सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 13 और ये 10 यानी 1.3 D4 डॉग। आगे बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या, H पूछा है आपका, H बताना है भाई आपको। इसको इंटेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन फोर्स भी बोलते हैं भाई। ठीक है, L दिया हुआ है 4 मीटर लॉन्ग कॉइल का, नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ, करंट दिया भाई। तो H इक्वल टू हो जाएगा NI अपॉन L। N पता है, I पता है, L पता है। ठीक है, आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 109 है ना, 109 का A फॉर एप्पल। ठीक है, 22 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला हम लोग को पता है, L इक्वल टू क्या है N² इंटू एरिया इंटू μ0 अपॉन L। तो L का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 6 सेंटीमीटर ना 10⁻² कर देंगे, यानी मीटर हो जाएगा। तो N का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, N पता है, और डायमीटर आपका दिया, तो एरिया हम लोग निकाल सकते, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा πr²। तो उसको बोलिए πr की जगह हम लोग d/2 का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी डायमीटर का क्या हो जाएगा π इंटू d² अपॉन 2 यानी 4 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, सारा वैल्यू दिया भाई निकल जाएगा आपका ये।
110 का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बताना है मिली टेस्ला में। एट द सेंटर ऑफ 8 मीटर लॉन्ग कॉइल का आपका यहाँ पे 260 टर्न्स दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है। तो B इक्वल टू हम लोग पता है म्यू नॉट इंटू एच, तो म्यू नॉट इंटू एच की जगह एन आई अपॉन एल। तो भाई इसका वैल्यू पता है, एन दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, तो B आ जाएगा आपके यहाँ से। ओके, तो 111 का पर आंसर देख लेते कितना आएगा। ये हो जाएगा D4 डॉग भाई, ठीक है, 0.163 मिली टेस्ला। तो इस तरीके से आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो भाई हम लोग को पता है म्यू नॉट, यानी म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ठीक है। तो म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट, यानी ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है और ये आपका किसी मीडियम को लेकर के कंपेयर किया जाता है भाई, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल तो इसका भाई हमेशा लेस देन 1 होता है, ठीक है, लेस देन 1। वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें भाई तो मच ग्रेटर देन 1, जैसे 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, ठीक है। और वही अगर हम फेरो की बात करें तो स्लाइटली ग्रेटर देन 1 होता है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेसिप्रोकल ऑफ रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस का रेसिप्रोकल परमियंस हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर परमियंस। तो भाई हम लोगों ने देखा था परमियंस क्या है, रिलेक्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो फ्लक्स इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर लेंगे तो हम लोग को परमियंस मिल जाएगा, यानी फ्लक्स अपॉन एमएमएफ। और एमएमएफ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफएम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 5 अपॉन एफ, C4 कैट। अगला है डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी आई पूछा है आपसे, जिसमें पोल स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हम लोग देखा था पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया होता है। पोल स्ट्रेंथ आपका दिया हुआ है 60 एम्पियर मीटर और ये दिया हुआ 20, 3 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल दैट हैज 200 स्क्वायर लूप। इस बार जो कॉइल है भाई सर्कुलर नहीं है, इस तरीके समझिए, स्क्वायर लूप में है, ठीक है। ऐसे ऐसे 200 टर्न्स है इसमें, 200 लूप्स हैं। ईच साइड, हर एक साइड जो है 5 सेंटीमीटर है, ओके। अब आगे बढ़ता है। प्लेस नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड, यानी अंदर तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा तभी तो भाई। नॉर्मल कैसे हम लोग पता करते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है ना, और ये ऐसे रखा हुआ, तो इनके बीच में एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री के तो बनेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ, यानी यहाँ पे जो फ्लक्स है ना भाई ये चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी फ्लक्स यहाँ पे जो है d∅/dt के टर्म में है, और उसका d∅/dt मतलब क्या कि भाई फ्लक्स जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इसका पूरा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये जो लिखा है ना 4 वेबर, तो ये पूरा d∅/dt की जगह हम लोग लिखेंगे भाई ये हमारा 4 के बराबर। क्लियर हुआ। तो आपसे पूछा गया व्हाट विल द मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो है ना ये फ्लक्स नहीं है भाई, ये बी के फॉर्म में दिया है, क्योंकि इसका यूनिट पकड़ लेना। जैसे बी इक्वल टू क्या होता है 5 अपॉन एरिया, तो इसका यूनिट क्या होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा dB अपॉन dt का वैल्यू दिया 4, समझे, d∅/dt नहीं, क्योंकि यूनिट देखना होता है हम लोग को। तो E इक्वल टू क्या है n d∅/dt होता है। लेकिन भाई हम लोग को पता है कि ये बी के ये हम लोग क्वेश्चन में दिया, लेकिन यहाँ पे फाई आ रहा है d∅/dt, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फ्लक्स इक्वल टू हम लोग पता है b इंटू ए होता है ना, क्योंकि b इक्वल टू होता है 5 अपॉन एरिया, तो फ्लक्स यहाँ से आ जाए b इंटू ए। तो भाई इस फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा n d, और 5 की जगह क्या हो जाएगा b इंटू ए, ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो एरिया जो है मेरा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया कांस्टेंट हो जाएगा, ये dB अपॉन dt हो जाएगा भाई। इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 4, है ना। तो यहाँ पे n आपका दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है 200, ठीक है। अब एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि भाई स्क्वायर लूप है ना। तो स्क्वायर है तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर यानी ए स्क्वायर। तो भाई हम लोग क्योंकि सेंटीमीटर में तो सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 5 गुना 10 का पावर -2, ये क्या हो गया मीटर हो गया। इसका स्क्वायर करना भाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाए एरिया आ जाए, तो एरिया मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 10 का पावर -2 उसका स्क्वायर, ठीक है।
तो नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, एरिया की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, और dv/dt का वैल्यू आपका दिया ऑलरेडी 4। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 116 का भाई आपका आ जाएगा 2 वोल्ट। ओके, 2 वोल्ट आ जाएगा भाई। सो सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट इन अ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग सॉलिड फ्री स्पेस। नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, और b का वैल्यू दिया हुआ है। तो सेम है, यही वाला फार्मूला लगेगा, b = μ0 × h, h की जगह लिए Ni/L। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, करंट का वैल्यू, तो I = क्या हो जाएगा, b × L/μ0 × n। बस यहाँ पे लेंथ जो दिया है ना, ये 40 सेंटीमीटर तो भाई मीटर में चेंज करना है, नहीं 100 से भागा दे देंगे, यानी 10⁻² हो जाएगा, ये मीटर के बराबर हो जाएगा लेंथ। ठीक है, वैल्यू डाल देंगे, b पता है, b आपका दिया मिली टेस्ला, तो उसको आप चेंज कर लीजिएगा, 4 × 10⁻³ इंटू L आपका गया 40 × 10⁻² डिवाइडेड बाय μ0 यानी 4 π × 10⁻7 इंटू जो नंबर ऑफ टर्न्स है भाई ये कितना है आपका 400। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका करंट का वैल्यू, ये आ जाएगा C4 कैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 118 देखिए बोल रहा है, व्हाट विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस। यहाँ पे हम लोग को इंडक्टेंस बताना भाई। इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को पता है ऑलरेडी, L = है n² इंटू एरिया इंटू μ0 इंटू μr/L। तो क्वेश्चन में आप देखिए कि भाई मेरा L का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर, कोई चेंजिंग नहीं होगा इसमें। ठीक है, डायमीटर आपका दिया हुआ है, तो भाई हम लोग यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, पाई d/2 का स्क्वायर करके, तो क्या हो जाएगा पाई d²/4 हो जाएगा। d का वैल्यू आप डाल दीजिएगा, लेकिन d का वैल्यू यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर दे, एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया है n दिया हुआ है और L दिया हुआ है, n दिया हुआ ना 600 टन, यहाँ पे क्लियर हुआ। तो सारा चीज़ पता है, तो इंडक्टेंस आ जाएगा यहाँ पे। तो 118 का भाई ये आ जाएगा 0.011 हेनरी। A फॉर एप्पल। नेक्स्ट सेशन भाई हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन 73 को जो स्किप किया है ना, इसको हम लोग थोड़ा टाइम देंगे भाई। अभी जो चल रहा है कंटिन्यू वैसे ही चलेगा, वो फिर आपका बीच में करवाया जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट दे करके फिर उसको हम लोग कवर करेंगे। अभी जितना सॉल्व हो रहा है उसको पहले हम लोग कवर करते हैं।